हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर फिजिक्स वाले पार्ट को। क्वेश्चन पेपर 3 है ना। फिजिक्स का पार्ट 2 है, ठीक है। तो 2017 का है सीजी सेट 2017 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैच द फॉलोइंग। नेचुरल गैस का नाम दिया हुआ है, मतलब गैस का प्रकृति दिया हुआ है और उसका जो है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, मतलब विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात दिया हुआ है। तो हमको उसको मैच करना है, ठीक है। तो गैस की प्रकृति दी हुई है, मोनोएटॉमिक गैस है, डाईएटॉमिक है ना, पॉलीएटॉमिक है या ट्राईएटॉमिक है। इस प्रकार से अलग अलग जो है गैस का प्रकार दिया हुआ है। और इधर उसका स्पेसिफिक हीट का रेशियो, मतलब आप जानते हो गामा इज इक्वल टू होता है CP/CV, है ना, CP/CV। तो इसका जो है वैल्यू, इस गामा का वैल्यू इधर दिया हुआ है, तो हमको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस जब जिसमें सिर्फ केवल एक एटम हो, इस प्रकार के गैस का जो स्पेसिफिक हीट का जो विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात होता है 1.67 होता है, ठीक है। तो ये मोनोएटॉमिक के लिए ए का जो हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार से ये कम हो जाएगा, कम होते जाएगा। मोनोएटॉमिक का 1.67 है ना, डाई एटॉमिक का हो जाएगा आपका 1.4, डाई एटॉमिक का 1.4 है ना, ट्राई एटॉमिक का 1.33 और पॉली एटॉमिक का लेस देन 1.33 है ना। तो ये हो गया डाई एटॉमिक का हो गया 1.4, ट्राई एटॉमिक का हो गया 1.33, पॉली एटॉमिक का हो गया लेस देन 1.33, ठीक है। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, ठीक है। ए का हो गया 2, बी का 4, इस प्रकार से यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ए में ही है। ए का हो गया 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है यहाँ पर, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना था स्पेसिफिक हीट्स का जो है रेशियो CP/CV, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है एक तरफ जो है ए और बी दो लिस्ट दिए हुए हैं। तो ए में दिया हुआ है गैस मतलब समीकरण, इक्वेशन, है ना, पॉइसन इक्वेशन, है ना, क्लॉसियस-मोल्स-ओटी इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, इस प्रकार से, है ना, लॉरेंस इक्वेशन, ठीक है। इस प्रकार से लॉरेंज इक्वेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, इधर राइट हैंड साइड में इक्वेशन को दिया हुआ है। तो इसको हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो है इक्वेशन किसका है, ठीक है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0, है ना, ये लाप्लास इक्वेशन होता है। डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होता है आपका लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो सी का हो गया 1, ठीक है। उसके बाद पॉइसन इक्वेशन में क्या होता है, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0। डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको याद रख लीजिएगा, सभी इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। पॉइसन इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0, पॉइसन इक्वेशन डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। उसके बाद लॉरेंज इक्वेशन हो गया एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम अपॉन रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया लॉरेंज इक्वेशन। और फिर जो बचा है वह हो गया आपका क्लॉसियस-मोल्स-ओटी इक्वेशन, ठीक है। के ई माइनस 1 अपॉन के ई प्लस 2 एम अपॉन रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया क्लॉसियस-मोल्स-ओटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये है ना, इसमें हमको देखना है, ये ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है इसका। ए का 3, बी का 4 देख लेते हैं एक बार। ए का 3, बी का 4, ठीक है। ए का ये हो गया 3, पॉइसन इक्वेशन, है ना, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। सी का 1, लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0, सी का 1, ये हो गया। ए का 3 हो गया, सी का 1, बी का 4, डी का 2। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिब्स के प्रथम फलन का प्रथम व्युत्पत्ति सतत होता है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस इनमें से किसमें जो है कंटिन्यूअस होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन, है ना, गिब्स फंक्शन का पहला
डेरिवेटिव, मतलब ये जो है गिब्स फंक्शन है जी, अब इसका पहला डेरिवेटिव डेल जी बाई डेल टी है ना, डेल जी बाई डेल टी इज कंटिन्यूअस, किस कंडीशन में कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस किस कंडीशन में होगा, गिब्स फलन जो है, गिब्स फलन का प्रथम डेरिवेटिव जो है किस कंडीशन में कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो द्वितीय कोटि की प्रावस्था संक्रमण में, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में ये जो है होता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में गिब्स फंक्शन जो है कंटिन्यूअस, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होता है। गिब्स फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होता है किस कंडीशन में, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के कंडीशन में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बोस-आइंस्टीन है ना स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर T0 है ना, T0 जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके नीचे द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंडेंसिंग इनटू ग्राउंड स्टेट कैन बी रिटर्न एज, जो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है कंडेंसेट होंगे है ना, ग्राउंड स्टेट में जम जाएंगे, कंडेंसेट हो जाएंगे, ठीक है। जमने वाले पार्टिकलों की संख्या को किस इनमें से किस इक्वेशन से डिनोट किया जाएगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में है ना, जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो ग्राउंड स्टेट में कंडेंसेट हो जाएंगे, जम जाएंगे, उनकी संख्या क्या होगी, तो उनकी संख्या इससे दी जाएगी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही इक्वेशन है, एन है ना, N0 नंबर ऑफ पार्टिकल कंडेंसेटिंग इन द ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाई N इंटू 1 माइनस टी अपॉन T0, जहाँ पर T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी स्टेट की, और T0 जो है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जीरो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर बोले, होल टू द पावर 3/2, ये जो है सही इक्वेशन है, ठीक है। N इंटू 1 माइनस टी अपॉन T0 होल टू द पावर 3/t, ठीक है, ये सही इक्वेशन है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। n is Avogadro number, n is the Avogadro number, k is Boltzmann constant, r is gas constant, t is absolute temperature, eta is coefficient of viscosity, ठीक है। r is the radius of the particle, the average square displacement del square of a particle due to Brownian motion along x axis in a time t is given by, अरे बाप रे, देखिए बोल रहा है एन जो है वोगेड्रो नंबर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी गुणांक है, ठीक है, आर जो है पार्टिकल का रेडियस है, और एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी डेल स्क्वायर, इसका मान हमको ज्ञात करना है, डेल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो डेल स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये इक्वेशन ए जो है सही उत्तर है। डेल स्क्वायर का मान होगा आर टी अपॉन एन इंटू टी अपॉन 3 पाई ईटा आर, ठीक है। पूछ रहा है स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका वैल्यू हमको निकालना है, एवरेज स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर विस्थापन है ना, तो विस्थापन किसके अनुक्रमानुपाती होगा, समय जितना ज़्यादा विस्थापन उतना ज़्यादा, तो इसलिए टी जो है प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनल में है, डेल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है टी जो है, ठीक है। अब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा है ना, मूवमेंट पार्टिकल का मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर पार्टिकल का मूवमेंट उतना ज़्यादा, तो डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा, तो ये भी है ना किस में रहेगा, प्रोपोर्शनल में रहेगा, है ना। गैस कांस्टेंट ज़्यादा तो उसका जो है स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा तो स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कम। देखिए ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, मतलब ये छोटा सा कंटेनर लेते हैं, अब इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, मतलब बहुत सघन भरा हुआ होगा, तो किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना, क्योंकि वो अन्य दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, जिससे उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, विस्थापन या गति, है ना। तो इसलिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और साथ ही रेडियस भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेडियस ज़्यादा होगा, पार्टिकल जितना ज़्यादा बड़ा होगा वह उतने ज़्यादा टकराएगा, और उसको जाने के लिए जगह या रास्ता कम मिलेगा, ठीक है। तो स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ठीक है, तो वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके साथ ही विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा, स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट उतना कम होगा,
इसलिए विस्कोसिटी कांस्टेंट जो है ईटा वह भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो स्क्वायर्ड वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो यह भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए यह जो है इक्वेशन सही है। डेल स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन इंटू टी अपॉन 3 पाई ईटा आर, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस एंड डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ए गैस। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ए गैस वेरीज, है ना। डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है गैस का किस प्रकार वेरी करता है। अगर ईटा जो है विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, रो जो है मॉलिक्यूल का किसी गैस में मॉलिक्यूल का जो है डेंसिटी है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उसका माप है, डेंसिटी है, ठीक है। और डी जो है कैपिटल डी जो है डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट इनमें से किस प्रकार वेरी करेगा, है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस प्रकार से वेरी करेगा, किस प्रकार से चेंज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी, है ना। तो इस प्रकार से होगा, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा प्रेशर के, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है कम होगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर टी के जो है प्रोपोर्शनल नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा टी के पावर में कुछ रहेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ए नहीं है, बी भी नहीं है कि टेम्परेचर टी एवं प्रेशर पी दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। डिफ्यूजन कोफिशिएंट ना मतलब किसी कंटेनर में गैस का मॉलिक्यूल भरा हुआ है, एक तरफ उसका जो है डेंसिटी ज़्यादा है और दूसरे तरफ कम है, तो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का जो है ना दर है, डिफ्यूजन का दर मतलब विसरण का दर, है ना, उसका जो कांस्टेंट या कोफिशिएंट है वो गैस पर किस प्रकार से निर्भर करेगा। तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। गैस का है ना कंटेनर है, इसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वह है ना कम धीरे धीरे जो है डिफ्यूज होगा, धीरे धीरे डिफ्यूज होगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा टी के। किसके प्रोपोर्शनल होगा तो 3/2 इंटू टी टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा। 3/2 इंटू टी टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा जो है उसका डिफ्यूजन किसके प्रोपोर्शनल होगा तो टेम्परेचर 3/2 इंटू टी टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दाब के। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे, अगले सेशन में देखेंगे उसको। तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।